हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 15 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो चंद्रयान 3 को अभी हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इसको कहां से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में है, तो वहां से इसको लॉन्च किया गया है। किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है? तो LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और यह जो रॉकेट है, ये भारत का सबसे भारी रॉकेट है। दोस्तों, इसकी यात्रा कितने दिन की होगी? तो 40 दिन की या 41 दिन की इसकी यात्रा हो सकती है। ये कब उतरेगा चंद्रमा पर? तो 24 या 25 अगस्त को ये उतरने वाला है। चंद्रमा पर कहां उतरेगा दोस्तों? तो यह चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, यानी कि जो चंद्रमा का साउथ पोल है या दक्षिणी ध्रुव है, उस पर यह लैंडिंग करने वाला है। अगले 14 दिन रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री घूमेगा और कई परीक्षण भी करेगा। दोस्तों, यहां पर आप चंद्रयान 3 को देख सकते हैं। ये पूरा चंद्रयान 3 है, जो कि संयुक्त रूप से है। अगर हम इसको पार्ट में बांटे दोस्तों, तो ये है मॉड्यूल, और फिर ये है लैंडर, और ये है दोस्तों रोवर। तो जो चंद्रमा पर उतरेगा और चंद्रमा पर परीक्षण करेगा, वो कौन करेगा? रोवर। ठीक है। और रोवर को चंद्रमा पर कौन ले जाएगा? लैंडर ले जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये चंद्रयान देख सकते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 का बजट भी आप नोट कर लीजिएगा, कितना है? 615 करोड़ का। अगर भारत सक्सेसफुल होता है इस मिशन में, तो अमेरिका, चाइना और रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा जो कि चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। दोस्तों, 2013 में चाइना ने अपने पहले ही प्रयास में चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 का जो कुल वजन है वो कितना है? 3900 किलोग्राम का। और इसका जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है, उसका जो वजन है वो कितना है? 2148 किलोग्राम। और लैंडर का जो वजन है वो है 1726 किलोग्राम। और जो रोवर है वो मात्र 26 किलोग्राम का है। दोस्तों, आप वो रॉकेट भी देख सकते हैं जिसके माध्यम से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या है? LVM-3 M4। तो इसी के माध्यम से चंद्रयान को प्रक्षेपित किया गया है। दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचता है, तो इस प्रकार से जो रोवर है वो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और 14 दिन तक एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है। तो ये है चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई कुछ बातें। इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो जरूर याद रखिएगा, कौन है? एस सोमनाथ हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का PDF भी चाहिए तो PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और ज्वाइन करेंगे तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा इसका PDF हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है, ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और शेयर भी करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा PM मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस के द्वारा PM मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा PM मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है, ये फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी 2 देशों की यात्रा पर हैं 13 से 15 जुलाई 2023 तक। सबसे पहले वो फ्रांस गए हैं, फिर इसके बाद वो UAE जाएंगे। ठीक है। तो फ्रांस में उन्होंने 14 जुलाई 2023 को वेस्टेल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया था। इसमें दोस्तों भारतीय सेना की टुकड़ी भी शामिल हुई थी, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। फ्रांस की बात आई है तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस, और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ वॉर्न। ये आप फ्रांस का मैप देख सकते हैं। बेल्जियम, लग्जमबर्ग और जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और इसके अलावा स्पेन इसके पड़ोसी देश हैं। दोस्तों, फ्रांस से रिलेटेड कुछ जीके भी डिस्कस करते हैं। तो नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का जन्मदाता कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। पेरिस में ही विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर स्थित है। इसके अलावा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD, यूनेस्को, स्मारक और साइट्स पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसके अलावा इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस का जो मुख्यालय है वो लियोन, फ्रांस में है। दोस्तों यहाँ पर बात आई है पुरस्कार की, तो कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं 2023 के। एबेल प्राइज दिया गया है लुइस ए कैफ्रिली को, जो कि अर्जेंटीना के हैं। मार्कोनी प्राइज दिया गया है प्रोफेसर हरि बालकृष्णन को। प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है तमिल लेखक शिवशंकरी को। और 32वां व्यास सम्मान दिया गया है हिंदी के लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है AVK प्रसाद को। और ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 दिया गया है कवि V मधुसूदन नायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सोनभद्र में 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो सोनभद्र के ओबरा में 18,000 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजनाएं बनाई जाएंगी और इनका उद्देश्य है राज्य में सस्ती बिजली को उपलब्ध कराना। दोस्तों थर्मल पावर उत्पादन के मामले में यूपी की वर्तमान क्षमता है 7,000 मेगावाट की। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर है। इसको अभी हाल ही में डिस्कस किया था हमने। उत्तर प्रदेश सरकार हृदय रोगियों के लिए कार्यालयों और मॉलों में डिफाइब्रिलेटर लगाने वाली है। जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद विश्वविद्यालय है वो अब विदेशी भाषाओं फ्रेंच, रूसी और जर्मन में PhD कराने वाला है। वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को अभी हाल ही में GI टैग मिला है। कौन कौन से वो उत्पाद हैं? अमरोहा ढोलक, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकसी, संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग्स और बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट और इसके अलावा कालपी हैंडमेड पेपर। तो इनको अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के CM ने उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह किया गया है। उत्तर प्रदेश 22 और 23 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में देश के पहले MotoGP रेसिंग इवेंट की मेजबानी करने वाला है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन की भी शुरुआत की है। तो ये है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा के द्वारा ये कहा गया है कि जो कोई भाषा है उसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तो उड़ीसा की कैबिनेट ने अभी हाल ही में कोई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। और इस कैबिनेट का कहना यह है कि अगर कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो कोई भाषा के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार में मदद मिल जाएगी। दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, फिर बाद में संशोधन करके भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो जो मूल संविधान था उसमें जो 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी थी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल और उर्दू। फिर सिंधी को 1967 में, कोंकणी को 1992 में, मणिपुरी को 1992 में, नेपाली को 1992 में, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी को 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शास्त्रीय भाषाएं भी शामिल की गई हैं। तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया जो हैं ये शास्त्रीय भाषा के रूप में भी शामिल की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 26। यानी फ्रांस से भारत अब फिर से 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। तो इसको अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके अलावा भारत जो है 3 पनडुब्बियां भी खरीदने वाला है फ्रांस से। और दोस्तों जो राफेल लड़ाकू विमान होंगे ये फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन से खरीदे जाएंगे।
और यह जो सौदा है ये 90,000 करोड़ रुपए का होने वाला है भारत और फ्रांस के बीच में। और ये जो राफेल लड़ाकू विमान आएंगे दोस्तों भारत में, जो नए 26 आने हैं, इनको INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। राफेल लड़ाकू विमान की खासियत भी डिस्कस करते हैं। तो जो इसकी स्पीड है वो 2222 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। और इसको किसने बनाया है? तो दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है, जो कि फ्रांस की कंपनी है। और दोस्तों इसमें जो हथियार ले जाए जा सकते हैं वो ले जाए जा सकते हैं 9,500 किलो तक के। और इसकी जो रेंज है वो है 3,700 किलोमीटर की। और इसकी लंबाई याद रखिएगा 50 फीट की है। तो ये कुछ खासियत है दोस्तों राफेल लड़ाकू विमान की। अगला क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्योति याराजी ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो दोस्तों अभी हाल ही में थाईलैंड में जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है तो उसमें ज्योति याराजी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो भारत ने थाईलैंड के बैंकॉक शहर में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन 3 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिसमें भारत की जो ज्योति याराजी हैं उन्होंने 100 मीटर बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये आप देख सकते हैं, ये कौन है दोस्तों? ज्योति याराजी। इसके अलावा अब्दुल्ला अबू बकर ने पुरुषों की ट्रिपल जंप श्रेणी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में अजय कुमार सरोज ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा दोस्तों तेजस्विन शंकर ने लंबी कूद में और अभिषेक पॉल और ऐश्वर्या कैलाश मिश्रा ने दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। एशियाई चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो यह इसका 25वां संस्करण हो रहा है और इसका आयोजन 12 से 16 जुलाई तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो के लेखक कौन है? आंसर है इसका विनोद मनकारा। तो विनोद मनकारा के द्वारा अभी हाल ही में ये पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक का विमोचन इसरो के जो अध्यक्ष हैं S सोमनाथ जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। 2023 की कुछ अन्य पुस्तकें भी डिस्कस करते हैं। तो आदित्य भूषण के द्वारा अभी हाल ही में गट्स एमिडट्स ब्लड बॉथ पुस्तक लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा द गोल्डन ईयर्स पुस्तक लिखी गई है। अमिताभ कांत के द्वारा मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक लिखी गई है। और नारायण बाघुल के द्वारा रिफ्लेक्शन पुस्तक लिखी गई है। अमिताभ घोष के द्वारा स्मोक एंड एसेस पुस्तक लिखी गई है। और बोरिया मजूमदार के द्वारा साइंस एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो पुस्तक लिखी गई है। और शांतनु गुप्ता के द्वारा अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो दोस्तों इंग्लैंड के द्वारा अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप का खिताब जीता गया है स्पेन को हरा करके। और इंग्लैंड ने 1984 के बाद अपना पहला खिताब हासिल किया है। फुटबॉल की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है लालियान ज्वाला चांगटे को। सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 उरुग्वे ने जीता है। और फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा। 32वें डूरंड कप टूर्नामेंट का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। और फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो 100वां स्थान है और अर्जेंटीना पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में किसने हिस्सा लिया है? तो INS सुनैना ने हिस्सा लिया है। तो दोस्तों भारतीय नेवल शिप है एक जिसका नाम है सुनैना, तो उसके द्वारा ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया गया था। और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया गया था? सेशेल्स में किया गया था। इसका उद्देश्य है बहुपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना। सेशेल्स की बात करें तो इसकी कैपिटल विक्टोरिया है और यहाँ की जो करेंसी है वो है सेशेल्सी रुपया और राष्ट्रपति हैं बेबेल राम कलावन। दोस्तों यहाँ पर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख सकते हैं और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूर्व में आपको एक छोटे से द्वीपों का समूह दिखाई देता है, इसे हम सेशेल्स बोलते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? मेडागास्कर है। अगला क्वेश्चन है, देवेश उत्तम किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो वह लिथुआनिया में भारत के राजदूत बने हैं। दोस्तों अमेरिका में जो भारत के राजदूत हैं वो हैं तरणजीत सिंह संधू, जापान में CB जॉर्ज हैं
और बांग्लादेश में जो उच्चायुक्त हैं या हाई कमिश्नर हैं वो कौन है? प्रणय वर्मा है। दोस्तों, देवेश उत्तम को लिथुआनिया में और मनीष गुप्ता को घाना में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अन्य देशों में भारत के राजदूत भी डिस्कस करते हैं तो स्विट्जरलैंड में मृदुल कुमार, ग्रीस में रुतेंद्र टंडन, ईरान में रुद्र कुमार श्रेष्ठ, अजरबैजान में एम श्रीधरन, सऊदी अरब में सोहेल एजाज खान, कनाडा में संजय कुमार वर्मा, कोरिया में अमित कुमार और थाईलैंड में नागेश सिंह भारत के राजदूत हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात आई थी लिथुआनिया की, तो ये आप लिथुआनिया देख सकते हैं। इसके जो पड़ोसी देश हैं वो हैं लातविया, बेलारूस और पोलैंड, और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? विनियस है। और यहाँ पर दोस्तों आप घाना देख सकते हैं। घाना जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है और आकरा इसकी कैपिटल है। तो ये है दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे पूछेंगे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना ओडिशा राज्य में शुरू की गई है। इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? 4000 करोड़ का। सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। मोबाइल दोस्त ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर में। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर कौन सी अदालत शुरू की जाएगी? नारी अदालत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एलन मस्क के द्वारा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की गई है? तो 2 नए जजों की नियुक्ति की गई है। पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। निक्की मैकक्रे पेंसन का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थी? तो वह बास्केटबॉल से संबंधित थी। विश्व निशानेबाजी पैरा खेल में रुद्रांश खंडेलवाल ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे खेल और खिलाड़ियों की संख्या, यानी किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। तो कबड्डी में 7 होते हैं, लाक्रोस में 12, हैंडबॉल में 7, खो खो में 9, सैपक टकराव में 3, स्नूकर में 1, बॉक्सिंग में 2 और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों, कल जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था नई दिल्ली। तो सभी लोगों ने इसका जो आंसर है वो नई दिल्ली दिया हुआ है। किसी ने दोस्तों इसको डिटेल से बताया है। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का जो क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।